हेलो गाइस, आपका ग्रेविटेशन कंप्लीट हो चुका था। अब चलिए आपका चैप्टर नंबर 10 जो है तो स्टार्ट करते हैं। कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। क्या होता है वर्क एंड एनर्जी? इसके बाद जो है तो आपको 2 चैप्टर बचेंगे बस। पिछले कुछ अध्यायों में हम वस्तुओं की गति के वर्णन करने के तरीकों, गति का कारण तथा गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। गाइज नोट पेन जरूर लेके बैठिएगा, जिससे जो छोटे छोटे ऐसा मात्रक वगैरह जो फार्मूला है उसे नोट करते जाना, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं, एग्जाम तो आ गए हैं। कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता करती हैं। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य के निकट संबंध है, यानी कि ऊर्जा और शक्ति है, दोनों में क्या है? संबंध है, रिलेशन है। इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं। इन गतिविधियों क्रियाकलापों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं, यानी कि जो गतिविधियां होती हैं उसे की क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। जैव प्रक्रम को बनाए रखने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की। ऊर्जा किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। कुछ अन्य क्रियाकलापों जैसे खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने तथा साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए वे कूद या दौड़ सकते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना या आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए उपयोग में लाते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मशीनों के बारे में सोचिए। उन मशीनों की सूची बनाइए जिनका उपयोग आप करते हैं। उन्हें कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कुछ इंजनों को पेट्रोल तथा डीजल की आवश्यकता क्यों होती है? सजीवों तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के लिए एनर्जी चाहिए होगी। 10.1 कार्य। कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं उनमें अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करें। यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर कार्य क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 10.1.1 कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं है। कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत करती है। वह पुस्तकें पढ़ती है, चित्र बनाती है, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करती है तथा प्रयोग करती है। इन क्रियाकलापों पर वह बहुत सी ऊर्जा व्यय करती है। सामान्य बोलचाल में वह कठोर काम कर रही है। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इस कठोर नाम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती। आप पूर्णतया थक चुके हैं, तथापि आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। अगर विस्थापन हो गया किसी कार्य को करने पर तो कार्य हुआ है, अगर विस्थापन नहीं हुआ है तो वो कार्य नहीं हुआ है। विज्ञान की भाषा में, आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। आप थक जाते हैं। आपने प्रयास किया है कि तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की है। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं? हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिना हिले डुले अगर हम कोई भी बोझा लेके खड़े हुए हैं तो भी उसमें कोई जो है तो क्रिया नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। हम एक जगह क्या है? खड़े हुए हैं।
हम विज्ञान के जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया है। प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं। आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य निहित है। अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। कुछ क्रियाकलापों जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना को कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता है। कार्य क्या होता है यह इस बात पर निर्भर है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। विज्ञान में हम कार्य शब्द को भिन्न प्रकार के प्रयोग तथा परिभाषित करते हैं। इसे जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 10.1 है। उपरोक्त अनुच्छेदों में हमने अनेक क्रियाकलापों की चर्चा की जिन्हें प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में कार्य मानते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी वस्तु पर कार्य किया गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है? किसी वस्तु पर कार्य किया गया। सेकंड है कि वस्तु पर क्या घटित हो रहा है। थर्ड क्या है? कार्य कौन क्या कर रहा है, मतलब कौन सा कार्य हो रहा, कौन सा कार्य कर रहा। कहने का मतलब कार्य कोई भी करिए, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो कार्य होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो उसमें कार्य नहीं होगा, शून्य हो जाएगा कार्य। टेन 10.1.2 कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। अब देखिए वैज्ञानिक संकल्पना क्या है कार्य की। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते और परिभाषित करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेलें। गुटका कुछ दूरी तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ? बिल्कुल हुआ। एक लड़की किसी ट्राली को खींचती है और ट्राली कुछ दूर तक चलती है। लड़की ने ट्राली पर बल लगाया और यह विस्थापित हुई, इसीलिए कार्य इसमें किया गया। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसीलिए कार्य किया गया। उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। अब कौन कौन सा देखिए। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, यानी कि जो वस्तु में कार्य करना उसमें क्या होना चाहिए? बल लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। और वस्तु पर क्या होना चाहिए? वस्तु को विस्थापित होनी चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु को जाना चाहिए, उसमें जो है तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर वो विस्थापित नहीं होती है तो इसके मतलब उसमें कार्य नहीं किया गया है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना कि कार्य तथा ऊर्जा का मेन दो पॉइंट कि कार्य कब होता है, तो वस्तु पर जब कोई फोर्स लगता है तब, और वस्तु पर जो है तो डिस्प्लेसमेंट होता है तब। दोनों स्थितियों में क्या होता है? कार्य होता है। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती तो, मतलब दो में से तो कोई ना कोई चीज़ होना चाहिए। बोल रहा है कि यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं कि अगर उसमें फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है तथा गाड़ी कुछ दूर चली है। क्या आपके विचार में इस स्थिति में कार्य किया गया है? हाँ, किया गया है, क्योंकि गाड़ी जो है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ है और उसमें फोर्स भी लगा है। अब क्रियाकलाप 10.2 देखिए क्या बोल रहा है कि अपने दैनिक जीवन की कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जिनमें कार्य सम्मिलित हों। जैसे हम दिन भर जो काम करते हैं, मान लीजिए घर का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, तो उसमें कुछ कार्य हुआ है कि नहीं हुआ। इनकी सूची बनाइए कि हम किस में जो है तो कार्य हो रहा है। अब मान लीजिए कोई वस्तु उठा के यहाँ से वहाँ रखना है तो क्या होगा? उसमें तो कार्य होगा। अब कोई भी चीज़ बस वहीं पर कार्य तो कर रहे हैं पर उस वस्तु में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा। अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए कि क्या प्रत्येक स्थिति में कार्य किया गया है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसमें जो है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, फोर्स तो लग रहा, तो उस स्थिति में क्या होगा? कार्य नहीं होगा। अपने उत्तरों का कारण जानने का प्रयत्न कीजिए। जो अपने क्वेश्चन है उनका जो तो रीजन जाने। यदि कार्य हुआ है तो वस्तु पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? वह कौन सी वस्तु है जिस पर कार्य किया गया है?
जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन है, मतलब वो स्थायी है वहीं पर कि उसमें कुछ वर्क हुआ है या इधर उधर वो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्रियाकलाप अब 10.3 देखिए क्या बोला। कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जब वस्तु पर बल लगने के बावजूद वह विस्थापित नहीं होती। ऐसी स्थिति पर भी विचार कीजिए जब कोई वस्तु बल लगे बिना भी ही विस्थापित हो जाए। प्रत्येक के लिए जितनी स्थितियां आप सोच सकें उनकी सूची बनाइए, यानी कि जो जो अपन सोच सकते हैं किसमें कार्य हो रहा किसमें नहीं हो रहा उसके जो होते एक लिस्ट बना लेते हैं। अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए कि क्या इन स्थितियों में कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। आपस में डिस्कशन करना है कि किसमें कार्य हुआ कि नहीं हुआ। जिसमें फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें कार्य हुआ, जिसमें फोर्स नहीं लगेगा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो उसमें कार्य नहीं हुआ। 10.1.3 एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। जब नियत बल रहेगा तो उसमें क्या होगा, कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, देखिए कार्य को किस प्रकार से अपन समझते हैं। इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है। मान लीजिए किसी वस्तु बल की दिशा में S दूरी विस्थापित हुई। मान लीजिए कोई वस्तु रखी और उसमें जो तो फोर्स लगाई F बल हो गया और जो डिस्प्लेसमेंट जो दूरी विस्थापित हुई उसे किससे, यस से लिखते हैं। मान लीजिए W किया गया कार्य है और W क्या है, उसमें जो कार्य हुआ है। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जब कार्य किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो जाएगा, यानी W=Fs हो जाएगा। इसे आपको नोट कर लेना है। अब ये देखिए इसमें क्या है, एक ये टेबल है और इसमें क्या है, एक वस्तु यानी कि कोई बुक रखी हुई है 10.1 में। अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। कार्य में क्या होता है, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। समीकरण में यदि F बराबर 1 न्यूटन तथा S बराबर 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर होगा, क्योंकि दूरी को मीटर से और बल को किससे जो है तो न्यूटन से लिखते हैं, होगा। यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। इसे नोट कर लीजिए कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर या जूल है। अतः इसे 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। यानी 1 न्यूटन का बल कब लगेगा, जब 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जिसमें 1 न्यूटन का बल वस्तु के बल की क्रिया यानी जो वस्तु है उसे क्या कर दे, 1 मीटर विस्थापित कर दे, तो क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन कहलाएगा। समीकरण 10.1 को ध्यानपूर्वक देखिए। यदि वस्तु पर लगने वाला बल 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा। यदि वस्तु का विस्थापन 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा। उन दशाओं का उल्लेख कीजिए जिनका कार्य होने के लिए पूरा होना आवश्यक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है तो आपको कराऊंगी, क्वेश्चन करा के शॉर्ट्स में डाल दूंगी और पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। एक अन्य स्थिति पर विचार करें जिसमें बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में है। एक बच्चा किसी खिलौना कार को चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार धरती के समांतर खींच रहा है। बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया है। इस स्थिति में किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार की स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक माना जाता है। इस बात को समझिएगा। इससे 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, कब जो है तो धनात्मक है, कब शून्य है, कब ऋणात्मक है। तो जब जिस दिशा की ओर आप कोई वस्तु को मतलब धकेल रहे हैं, खींच रहे हैं, अगर उसी तरफ क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, विस्थापन के गुणनफल के बराबर कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है,
विस्थापन और गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि बल जो लगता है, या क्या बोला, W=F(s) है, यानी कि विस्थापन होगा अगर, तो इस स्थिति में बल लग रहा है तो क्या हो जाएगा, जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ अगर वस्तु आगे बढ़ रही है तो क्या होगा, उसे धनात्मक माना जाता है। अब देखिए, जैसे ये टेबल है और इसमें गाड़ी रखी है और ये बच्ची इसको खींच रही है, अगर ये इसके तरफ खींच रही है कार, तो इसमें क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अगर ये अपने तरफ खींच रही है लेकिन इसके तरफ नहीं जा रही है और जो है तो वस्तु जो है तो यहीं पर जैसे तैसे खड़ी है, बल तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तब क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। और जब बल फोर्स के विपरीत, मतलब ये अपने तरफ खींच तो रही है लेकिन ये गाड़ी पीछे की तरफ भाग रही है, तब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, और जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तभी आप इसके जो है तो क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, क्योंकि जो ये थोड़ी फिजिक्स वाली लैंग्वेज होती है थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन एक बार 2 बार पढ़ने से सब आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब एक स्थिति पर विचार करें जिसमें कि एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है और उस पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक बल F आरोपित किया जाता है। अब ये बात देखिए, समझने की कोशिश करिए कि अब एक स्थिति पर विचार करें जिसमें कि एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है। जब नियत की बात करें तो उसमें क्या हो जाता है, 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और उस पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक बल F आरोपित किया गया। यानी कि आप किसी वस्तु को अपने तरफ तो खींच रहे हैं फोर्स लगाकर, लेकिन उसमें जो है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वो और जो है तो पीछे की तरफ धकेलती जा रही है कोई वस्तु, अर्थात दोनों दिशाओं के बीच कितने का कोण बनता है, 180 का कोण बन रहा है। माना कि वस्तु s दूरी के विस्थापन के पश्चात रुक जाती है। ऐसी स्थिति में बल F द्वारा किया गया कार्य क्या माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाता है, और इसे ऋण चिन्ह द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य F(-s) या -F(s) है, यानी कि इसे भी नोट कर लीजिएगा कि कब माइनस लगता है, जब 180 अंश का कोण बनता है। यानी कहने का मतलब, आप एक सीधी रेखा में कोई वस्तु चल रही है और आप अपने ओर खींच रहे हैं फोर्स लगा करके, लेकिन वो आपकी तरफ नहीं खींच रही है, क्या हो रहा है, वस्तु में एक अवमंदन, एक और कोई बल कार्य कर रहा है जो पीछे की तरफ जो है तो वस्तु धकेल रही, तब वो उसमें क्या हो जाएगा, उसे ऋण चिन्ह से लिखेंगे, F(-s) या -F(s). इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब सवाल सॉल्व करेंगे तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जब बल विस्थापन की दिशा में विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी कि इस बात को समझ रहे होंगे कि जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में, यानी कि हम जिस साइड को कोई वस्तु को जिधर को मतलब एक फोर्स लगा रहे हैं, अगर उस दिशा में नहीं जा रही, उसके विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है, उसके विपरीत दिशा में वस्तु जा रही है, तब कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक होता है। उपरोक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसे समझने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 10.4 में क्या देखिए, किसी वस्तु को ऊपर उठाइए, आपके द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा कार्य किया गया, वस्तु ऊपर की ओर चलती है, आपके द्वारा लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में है, तथापि वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी कार्यरत है। यानी कि कोई भी वस्तु में फोर्स तो लगा रहे हैं, आप ऊपर की ओर उठा रहे हैं, लेकिन उसमें कौन सा एक बल कार्य कर रहा है, गुरुत्वीय बल भी कार्य कर रहा है। इनमें से कौन सा बल धनात्मक कार्य कर रहा है, इसमें से जो धनात्मक बल कार्य कौन सा कर रहा है, देखिए जो गुरुत्वीय फोर्स होता है, जब नीचे से ऊपर कोई वस्तु जाती है तो अपन इसके पहले पढ़े, उसमें क्या होता है, ऋणात्मक बल लगाता है, लेकिन जिस वस्तु को हम लोग फोर्स लगाते हैं वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इनमें से कौन सा बल धनात्मक कार्य कर रहा है, तो जो अपन फोर्स लगाते हैं वो धनात्मक हो जाएगा, लेकिन जो गुरुत्वीय बल लग रहा है वस्तु पर वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कारण बताइए। अब 10.2 एग्जाम्पल का क्वेश्चन है गाइज, इसे सब शॉर्ट्स में डालूंगी, आज से ही देखती हूँ स्टार्ट कर दूंगी एक एक क्वेश्चन करना। 10.2
ऊर्जा। अब देखिए ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है। ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। यानी कि सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से व्युत्पन्न होते हैं। हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोत के बारे में सोच सकते हैं कि और कहीं से भी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? क्रियाकलाप 10.5 में देखते हैं। ऊर्जा के कुछ स्रोत को ऊपर दिया गया है। ऊर्जा के अनेक अन्य स्रोत भी हैं, इनकी सूची बनाइए। छोटे समूहों में विचार विमर्श कीजिए कि किस प्रकार के ऊर्जा के कुछ स्रोत सूर्य के कारण हैं। देखिए जो प्रकृति में है, सूर्य से ही सभी को क्या मिल रहा है? ऊर्जा मिल रही है। क्या ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो सूर्य के कारण नहीं हैं? ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्रायः हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है। आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। हमने बच्चों को खिलौना जैसे खिलौना कार में चाबी भरते भी देखा है, और जब यह खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो ये गति करने लगता है। यह किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर यह अपनी मूल आकृति में आ जाता है। यानी कि आप गुब्बारे को दबाएंगे तो क्या होगा? पहले तो दब जाएगा, फिर इसके बाद उसे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अपनी स्थिति में आ जाता है। किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएं तो यह विस्फोटक ध्वनि करते हुए फट भी सकता है। यानी कि ज़्यादा प्रेशर के साथ दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा गुब्बारा, एयर बाहर चल जाएगी। इन सभी उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती हैं। मतलब इसमें जो हो तो जो जैसी वस्तु उस प्रकार से उनमें क्या होती हैं? कार्य करने की क्षमता होती है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। ये बात समझिएगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो क्या कहा जाता है? कि उसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती हैं उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और वस्तु जो कार्य कर रही है और उसमें अगर किसी में ऊर्जा की हानि होती है तो उसे क्या बोलते हैं? और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की क्या होती है? वृद्धि होती है। किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो यह कैसे कार्य करती है? कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती हैं। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु को क्या करेगी? स्थानांतरित हो जाती है। यानी कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है? ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जाता है और ना ही जो है तो उसे ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जाता। उसे क्या किया जाता है? एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है स्थानांतरित हो जाती है। दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती हैं इसलिए कुछ कार्य कर सकती हैं और इस प्रकार यह गति में आ सकती हैं। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती हैं। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसीलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, अर्थात जूल। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रक 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है। 1 किलो जूल में 1000 जूल के बराबर होता है। इसे नोट कर लीजिएगा।
कि 1 किलो जूल में कितना 1000 जूल के बराबर होता है। और ऊर्जा का और आपका जो है तो क्या बोल रहा है कि जूल जो है तो ऊर्जा का और आपका एनर्जी का दोनों का क्या है मात्रक है, एक है। 1 जूल ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का, यानी कि जो कार्य का और ऊर्जा का दोनों का मात्रक क्या है, जूल होता है। इसे भी नोट कर लीजिएगा। 10.2.1 ऊर्जा के रूप में सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है, विभिन्न रूपों में। स्थितिज ऊर्जा, इसे भी नोट करिएगा। ऊर्जा किस किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित हैं। ये सभी जो है एक एक अपने में क्या है, क्वेश्चन है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, उष्मीय ऊर्जा क्या है, रासायनिक ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। इसे सोचिए आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई सत्ता वस्तु जिसका अस्तित्व है ऊर्जा का रूप है। अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए कि ये जो है तो किस, जैसे स्थितिज ऊर्जा है, जो कोई भी वस्तु जैसे आपकी स्प्रिंग में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा जिसमें गति होती है, गतिज ऊर्जा होगी। उष्मीय ऊर्जा जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मीय ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा जो केमिकल जो रिएक्शन जो के द्वारा जो होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पर, जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। वे अपने विद्युत तथा ऊष्मागतिकी के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। अन्य विचारों के अतिरिक्त उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाया। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया। कौन, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा, जो है तो जूल, कार्य तथा ऊर्जा का जो मात्रक है तो क्या है, जूल है। प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज की। ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल उन्हीं के सम्मान में रखा गया। अब क्या है देखिए, गतिज ऊर्जा 10.2.2 गतिज ऊर्जा। क्रियाकलाप 10.6 है। एक भारी गेंद लीजिए, इसे रेत की मोटी परत या क्यारी पर गिराइए। गीले रेत की सतह अच्छा कार्य करेगी। गेंद को रेत पर लगभग 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराइए। गेंद रेत में एक परत गड्ढा बना देती है। सॉरी, इस क्रियाकलाप को 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर तथा 1.5 मीटर की ऊंचाइयों से गेंद को गिराकर दोहराइए कि किस मतलब कब जो है तो ज़्यादा गड्ढा होगा, कब जो है तो किस प्रकार से क्रिया होगी, यह देखने के लिए चेक करना है कि जितना जितना जैसे पहले 50 सेंटीमीटर से गिराएंगे, फिर 1 मीटर से, फिर 1.5 मीटर से गिराएंगे। सुनिश्चित कीजिए कि सभी गर्त सुस्पष्ट दिखाई दें, यानी कि निश्चित करना है अपने को कि जैसे 50 सेंटीमीटर में गिराएंगे, फिर 1 मीटर के बाद गिराएंगे, फिर 1.5 मीटर के बाद गिराएंगे, तो किस प्रकार से जो है तो स्पष्टता आ रही। गेंद को गिराने की ऊंचाई के अनुसार सभी गर्तों पर निशान लगाइए। उनकी गहराइयों की तुलना करें। इनमें से कौन सी गर्त सबसे अधिक गहरी है, कौन सा गड्ढा सबसे अधिक उथला है, ऐसा क्यों है, गेंद ने किस कारण से गहरा गड्ढा बनाया। विचार विमर्श कीजिए तथा विश्लेषण कीजिए। तो जिसमें जितना फोर्स लगेगा उसमें ज़्यादा गड्ढा होगा, जिसमें कम फोर्स लगेगा, कम ऊंचाई से गिरेगा, कम फोर्स लगेगा तो कम गड्ढा होगा। क्रियाकलाप 10.7 में देखिए, चित्र 10.5 के अनुसार उपकरण सज्जित कीजिए और एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके को ये देखिए इस प्रकार से क्या एक टेबल लेना है, यहाँ पर एक लकड़ी को गुटके पर, यहाँ पर यह क्या है फोर्स लगाना है और यहाँ से गिरी लगी हुई है। देखिए किस प्रकार से इसे करना। ट्रॉली के सामने ने किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर रखिए। पलड़े पर एक ज्ञात द्रव्यमान रखिए जिसमें कि ट्रॉली गतिमान हो जाए। ट्रॉली आगे चलती है तथा लकड़ी के गुटके से टकराती है। मेज पर एक अवरोधक इस प्रकार लगाइए कि गुटके से टकराने के पश्चात ट्रॉली वहीं रुक जाए, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया वाले यहाँ पर काम करेगा। गुटका विस्थापित हो जाता है। गुटके के विस्थापन को मापिए और इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की, ट्रॉली द्वारा गुटके पर कार्य किया गया, यानी कि जो गुटका अपन रखें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। जब यहाँ से छोड़ेंगे फोर्स लग रहा है तो इस क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा गुटका।
गुटके के विस्थापन को मापिए। इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की, ट्रॉली द्वारा गुटके पर कार्य किया गया। यह ऊर्जा कहाँ से आई? पलड़े पर रखे द्रव्यमानों को बढ़ाकर इस प्रयोग को दोहराइए। फिर से दोहराना। किस अवस्था में विस्थापन अधिक है और किस अवस्था में किया गया कार्य अधिक होगा? इस क्रियाकलाप में गतिशील ट्रॉली कार्य करती है, अतः इसमें ऊर्जा विद्यमान है। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती वस्तु अपने सादृश्य अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर रहे हैं। मतलब जिसमें गति होगी तो क्या है, उसमें कार्य हो रहा है। गोली लक्ष्य को कैसे भेद पाती है? बहती हुई हवा पवन चक्की की पंखुड़ियों को कैसे घुमा पाती हैं? गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है। जो गतिशील वस्तुएं होती हैं उसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। गिरता हुआ नारियल गतिशील कार्य, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में क्या हो रही हैं? गतिज ऊर्जा विद्यमान हो रही हैं। इसे नोट कर लेना और लिख लेना किस में गतिज ऊर्जा है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन दे देगा इन छोटे पॉइंट से। संक्षेप में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है? परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। आइए अब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। मान लीजिए m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है। अब मान लीजिए अब इस पर एक क्या नियत बल F के विस्थापन की दिशा में लगता है, तो वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। समीकरण 10.1 से किया गया कार्य बराबर WFS के बराबर है। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि इसका वेग क्या है? u से v, यानी आपका इनिशियल वेग क्या है? u है और फाइनल वेग क्या है? v हो जाता है। मान लीजिए उत्पन्न हुए त्वरण का मान a बराबर क्या होता है? v माइनस u होता है बटे 2 होता है। ए बराबर अनुभाग 7.5 में हमने गति के 3 समीकरणों के बारे में अध्ययन किया है। एक समान त्वरण ए से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v तथा विस्थापन s के बीच निम्न संबंध है। ये गति का तीसरा नियम है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as है। तो जब a बराबर निकालेंगे तब क्या हो जाएगा? मतलब कहने का जवाब क्या निकालेंगे? s दूरी निकालेंगे। s निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान जो है तो क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। जब दूरी निकालेंगे s बराबर, वहाँ पर क्या था, जब त्वरण निकालते थे तो v माइनस u अपान 2 हो जाता था, जहाँ गति का नियम है वहाँ निकाल रहे थे। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है तो अपन सवाल सॉल्व करेंगे। जब दूरी निकालेंगे s बराबर तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2a, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस जो होती है इनिशियल वेलोसिटी अपान 2a। अनुभाग 8.4 से हमें ज्ञात है कि f बराबर क्या होता है? ma होता है। अपन फोर्स में ही पढ़ लिए तो वहाँ पर इस प्रकार समीकरण 10.2 को समीकरण 10.1 में रखने पर हम बल F द्वारा किए गए कार्य को लिख सकते हैं। देखिए कार्य को किस प्रकार से लिख सकते हैं। W बराबर क्या होता है? ma हो गए। m क्या है? द्रव्यमान है। a क्या है? त्वरण है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2a, v स्क्वायर आपका वही जो तो फाइनल वेग है, माइनस क्या है? इनिशियल वेग है, बटे क्या है? 2a है, बटे मतलब त्वरण है। इसके बाद क्या है? देखिए W इक्वल टू 1 अपान 2mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया। ये आपका जो गति के जो दूसरा नियम है उसके अनुसार है। यस बराबर 1/2 ut 1/2 at स्क्वायर से। यदि वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था से प्रारंभ होती है, अर्थात u बराबर क्या होगा? 0 होगा। यानी कोई भी स्थिति जब विराम अवस्था में है तब क्या होगा? उसका जो है तो आपका इनिशियल वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। w बराबर 1 अपान 2mv स्क्वायर होगा। इसे नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला है आपके।
यह स्पष्ट है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। यदि U बराबर 0 किया गया कार्य होगा तो 1/2 mv² है। अतः m द्रव्यमान तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान जो है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक समान जहाँ कहेगा, नियत कहेगा, वहाँ पर क्या हो जाता है, जो है तो 0 हो जाता है। E के इक्वल टू 1/2 mv² है। ये सवाल है जिसको जो है तो बाद में कराऊंगी। इसके आगे का देख लेते हैं, जो अगर कंप्लीट हो जाता, 7 पॉइंट हो गया तो ये कितना बाकी है। देखिए अब स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा अपन देख लिए ना, जिसमें जिसमें गति होगी सभी गतिज ऊर्जा हो जाएंगे। अब यह क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। क्रियाकलाप 10.8 में एक रबड़ बैंड, रबड़ का छल्ला लीजिए, इसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे से खींचिए, छल्ला खींच जाता है। छल्ले के एक सिरे को छोड़िए, क्या होता है। जब पहले खींचेंगे तो खींच जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो अपनी अवस्था में आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, मतलब इसमें क्या स्थित है, स्थितिज ऊर्जा है। छल्ला अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। स्पष्ट है कि छल्ले ने अपनी खिंची हुई स्थिति में कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली है। खींचने पर यह ऊर्जा किस प्रकार उपार्जित कर लेता है। क्रियाकलाप 10.9 में देखिए, एक स्लिंकी लीजिए, यानी कि ये स्प्रिंग लीजिए। निम्न चित्र में दर्शाए के अनुसार अपने मित्र से इसके एक सिरे को पकड़ने के लिए कहिए तथा दूसरे सिरे को पकड़िए तथा अपने मित्र से दूर चले जाइए। अब आप स्लिंकी को छोड़ दीजिए, क्या होता है। खींचने पर स्लिंकी ने किस प्रकार ऊर्जा उपार्जित की। पहले तो खींचती है, फिर इसके बाद जो है तो अपने मूल अवस्था में आती है। क्या संपीड़ित करने पर भी स्लिंकी ऊर्जा उपार्जित करेगी। क्रियाकलाप एक खिलौना 10.10 में देखिए, एक खिलौना कार लीजिए, इसमें चाबी भरिए, कार को जमीन पर रखिए, क्या ये चलती है। इसमें ऊर्जा कहाँ से उपार्जित होती है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या उपार्जित ऊर्जा चाबी द्वारा भरे गए लपेटों की संख्या पर निर्भर है। बिल्कुल निर्भर है। आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं। क्रियाकलाप 10.11 में देखिए, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक उठाइए, वस्तु अब कार्य कर सकती है, छोड़ने पर यह नीचे गिरने लगती है। इसका अर्थ है कि इसने कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली है। अधिक ऊंचा उठाने पर यह अधिक कार्य कर सकती है और इस प्रकार इसमें अधिक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। इसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सोचिए तथा क्या करें, विचार विमर्श कीजिए। उपरोक्त परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है, वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है। जब आप किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित होती है। तो आपको रबड़ बैंड दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सी ऊर्जा है, तो आपको बताना होगा कि इसमें स्थितिज ऊर्जा है। और ये किसी खिलौना से चाबी भरते समय इसमें भी क्या है, आपका स्थितिज ऊर्जा है, आप कार्य करते हैं। इसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति, इसे नोट कर लीजिएगा, रबड़ बैंड है और खिलौना, इनमें दोनों में क्या है, स्थितिज ऊर्जा है आपका। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्रियाकलाप 10.12 में देखिए, बांस की एक खपची लीजिए और इससे चित्र 10.6 में दिखाए के अनुसार एक धनुष बनाइए। किसी हल्की डंडी का एक तीर बनाइए। तीर का एक सिरा धनुष से तानित डोरी पर रखिए। अब डोरी को खींचिए और तीर को मुक्त कीजिए। तो अब इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, जब अपने तरफ खींचेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तीर को धनुष से दूर जाते हुए देखिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। अगर इसमें पूछे धनुष में क्या है तो स्थितिज ऊर्जा है, और जो तीर है तो उसे क्या हो जाएगा, उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। इसे भी नोट कर लीजिए।
ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तीर गतिशील होकर क्या होती है, दूर जा कर के गिरता है। इस प्रकार से बना कर के छोटे में पहले जो तो बनवाते थे अपने पिताजी से और बोलते थे किस तरह से बनाइए और फिर खेला करते थे। धनुष की तानित डोरी पर रखा तीर इस प्रकार से, तो इस धनुष पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन इस तीर पर क्या है, आपकी गतिज ऊर्जा है। 10.2.4 किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना सरल है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ भूमि है, जमीन पर यहाँ पर एक गुटका रखा हुआ और इसमें क्या हो रहा है, h हाइट पर रखी हुई है। यहाँ ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से नीचे आएगा तो इस पर किस प्रकार से जो है तो इसका लिखेंगे। तो देखिए, एक m द्रव्यमान की वस्तु के बारे में विचार कीजिए कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। मान लीजिए इसे धरती से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है, h हाइट पर ले जाएंगे। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता होगी। तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर अर्थात mg है। यानी कि जितना वस्तु है जितना बल लगाएंगे तो किसके बराबर है, mg के बराबर है। वस्तु में इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। मान लीजिए कि वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है। अब किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। इसके बाद क्या है, mg इंटू h हो जाएगा। यानी कि बल क्या लगेगा, m क्या हो जाएगा द्रव्यमान, g क्या लगेगा बल लगेगा, इंटू हाइट h विस्थापन होगा। तो क्या हो जाएगा, बराबर mg h हो जाएगा। सोच रही थी गाज ये यूनिट कंप्लीट हो जाए, लेकिन काफ़ी बड़ा हो रहा है। लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर हो जाएगा तो, नहीं हो पाएगा तो फिर नेक्स्ट पार्ट जो भी थोड़ा बहुत बचेगा। क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, mgh के बराबर है, इसीलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। यह वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं, EP से, पोटेंशियल एनर्जी है। EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। वस्तु की किसी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या आपके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर है। किसी वस्तु के लिए दी हुई स्थितिज ऊर्जा के लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई विशेष मान हो सकता है और किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई दूसरा मान हो सकता है। मतलब यह जो है तो डिस्टेंस या दूरी जहाँ पर वस्तु रखेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर है, न कि उस रास्ते पर जिस पर की वस्तु ने गति की है। चित्र 10.8 में ऐसी स्थिति दिखाई गई है जहां एक गुटका स्थिति A से स्थिति B तक दो विभिन्न पथों में पहुंचाया गया है। मान लीजिए ऊंचाई AB बराबर h, दोनों ही स्थितियों में वस्तु पर किया गया कार्य क्या है, mgh है। ये देखिए वस्तु यहाँ A रखी है, यहाँ h हाइट है, यहाँ B तक ले गया और इसकी जो है तो क्या हो गई, mgh हो जाएगी। यहाँ A है, इस प्रकार से पथ से जा रहा है B पर, तो दोनों स्थितियों में इसका कार्य जो करेगा उससे क्या होगा, mgh ही हो जाएगा। अब इसके बाद ये एक सवाल है, उस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए जिसका g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड है। तो चलिए सवाल बाद में जो है तो सॉल्व करेंगे। अब क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं? तो हाँ, ऊर्जा के रूप मतलब परिवर्तन होते हैं। क्या हम ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं? प्रकृति में हमें ऊर्जा रूपांतरण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। छोटे समूहों 10.13 छोटे समूहों में बैठिए, प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण की विभिन्न विधियों पर विचार करें। अपने समूह में निम्न प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श करें। फर्स्ट, क्या हरे पौधे खाना कैसे बनाते हैं? उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को क्यों बहती हैं? कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन कैसे बने? किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण जल चक्र को बनाए रखते हैं?
क्रियाकलाप 10.14 देखिए, अनेक मानव क्रियाकलापों तथा हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले जुगतों में ऊर्जा रूपांतरण सम्मिलित है। इस प्रकार के क्रियाकलापों तथा जुगतों की एक सूची बनाइए। प्रत्येक क्रियाकलाप या जुगत में पहचानिए कि किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण हो रहा है। 10.2.6 ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्रियाकलाप 10.13 तथा 10.14 में हमने देखा कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रक्रिया में निकाय की कुल ऊर्जा क्या हुआ? ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसके उत्पत्ति की जा सकती है, न ही विनाश किया जा सकता है। ये जो होता है ये परिभाषा है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम का परिभाषा आएगी तो इसे क्या लिखना है कि इसमें जो तो ना ही ऊर्जा को जो है तो ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ क्या होता है, बदल जाता है। ऊर्जा सदैव अचर रहती। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति में तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। एक सरल उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए m द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh है तथा गतिज ऊर्जा शून्य है। गतिज ऊर्जा शून्य क्यों है? यह शून्य है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? mgh है। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या होगी? परिवर्तन हो जाती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 mv² हो जाएगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जैसे ऊपर से कोई वस्तु गिराइए, जब वहाँ से गिराएंगे तो पहले स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? जो है तो कम होती, जैसे नीचे आएगी तो गति बढ़ती जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुँचने वाली होती है तो h क्या हो जाता है? 0 होगा तथा इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग भी अधिकतम हो जाएगा। इसीलिए जब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है तथा सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। यानी कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें क्या है? जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा है तो क्या होता है? समान हो जाता है। क्योंकि जितना बल ऊपर से नीचे आने में फिर नीचे से ऊपर जाने में जैसे तो क्या हो जाएगा? दोनों में समान हो जाएगा वेग। ऊपर से जब नीचे आए तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बराबर अचर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, mgh + 1/2 mv² है, अचर है। अब इसे ये क्या है? स्थितिज ऊर्जा क्या है आपकी? mgh है प्लस 1/2 फार्मूला है, mv² आपका क्या है? ये गतिज ऊर्जा है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप में गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। यानी कि जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। यहाँ पिंड की गति पर वायु प्रतिरोध के प्रभाव आदि की उपेक्षा की गई है। जो अपन ग्रेविटेशन में पढ़े थे कि कोई वस्तु 1-2 पेपर लेते हैं, एक को मोड़ करके जैसे छोटा बॉल बना देते, पूरा पेपर गिराते हैं तो कौन जल्दी गिरेगा? तो भाई जो एरिया कम लेगा एरिया के ऊपर डिपेंड करता था। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर क्या होता है? रूपांतरण हो रहा है। क्रियाकलाप 10.15 20 kg द्रव्यमान का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप में गिराया जाता है। निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ये आपको बाद में करा दूंगी गाइज, क्योंकि अब हमको लगता है आपका ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा बचा है, इसे जो है तो गाइज अब मोबाइल में इतना स्पेस नहीं रहता, हर दिन रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और हर दिन जो है इसे डिलीट करना पड़ता है। इसलिए आज के लिए यहीं तक क्लास रखते हैं, क्रियाकलाप 10.15 तक। और इसके बाद जो है तो आपको 11 पेज तक हो गया है अपने को। इसके बाद नेक्स्ट पेज में कर लेंगे, मुश्किल से 5 मिनट का बचेगा, बस हो गया ये। क्योंकि 48 मिनट की क्लास हो गई है, काफ़ी लंबी हो गई है। इसे आप जो है तो 1.5 में करके अगर फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, अगर सेकंड बार पढ़ेंगे तो आप 2x में करके पढ़ लीजिएगा। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो क्या है, क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से कर लेंगे गाइज।
अभी अपना 3 पेज है, अगर इसे करने लगेंगे तो हो नहीं पाएगा गाइस, लेकिन कहिए तो कोशिश करती हूँ। देखिए कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर देखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे। विचार कीजिए, यदि प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण संभव नहीं होता तो क्या होता। एक विचार के अनुसार ऊर्जा रूपांतरण के बिना जीवन संभव नहीं हो पाता। क्या आप इससे सहमत हैं? तो बिल्कुल सहमत है। 10.3 कार्य करने की दर। क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं? क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग तथा रूपांतरण समान दर से करती हैं? अभिकर्ता एजेंट जो ऊर्जा रूपांतरण करते हैं विभिन्न दरों से कार्य करते हैं। आइए इसे निम्न क्रियाकलापों से समझते हैं। 2 बच्चे, मान लीजिए ए तथा बी के बारे में विचार कीजिए। मान लीजिए दोनों का द्रव्यमान समान है, दोनों रस्से पर अलग अलग चढ़ना प्रारंभ करते हैं, दोनों 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। मान लीजिए इस कार्य को करने में ए को 15 सेकंड लेता है तथा बी 20 सेकंड लेता है। प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया कार्य कितना है? किया गया कार्य समान है, तथापि ए ने कार्य करने के लिए बी की अपेक्षा कम समय लिया। किस बच्चे ने दिए हुए समय, मान लीजिए 1 सेकंड में अधिक कार्य किया? एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर सकता है। अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा हमें किसी यात्रा को कम समय में पूरी करा सकता है। हम मोटर बाइक तथा मोटर कार जैसे मशीनों की शक्ति के बारे में बात करते हैं। इन वाहनों के वर्गीकरण का आधार यह है कि ये कितनी तेजी से ऊर्जा परिवर्तन या कार्य करते हैं। शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। शक्ति क्या है? जो कार्य करते हैं उसके गति को मापती है, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता या देर से किया गया। शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। मतलब जो कार्य करने की दर होती है या ऊर्जा रूपांतरण की दर को ही क्या कहते हैं? उसके शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता एजेंट टी समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। शक्ति को पावर से लिखते हैं, कार्य को W से, समय को T से, तो P = W/T हो जाएगा। शक्ति का मात्रक वाट है तथा इसका प्रतीक W है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। यह मात्रक जेम्स वाट ने 1736 से 1819 के सम्मान में रखा गया था। 1 वाट उस अभिकर्ता एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल सेकंड हो तो शक्ति 1 वाट होगी। यानी कि 1 सेकंड में जो दर कितना होगा? 1 सेकंड में 1 जूल है तो उसे क्या होगा? 1 वाट होगी। 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल सेकंड या 1 वाट या 1 जूल सेकंड हो जाएगा। हम ऊर्जा स्थानांतरण को उच्च दरों को किस में लिखते हैं? किलोवाट में व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकंड होता है। किसी अभिकर्ता एजेंट की शक्ति समय के साथ बदल सकती है। इसका अर्थ है कि अभिकर्ता विभिन्न अंतरालों में विभिन्न दरों से कार्य कर सकता है, इसलिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल किए गए समय से विभाजित करते हैं। औसत शक्ति क्या है? कुल उपयोग की गई ऊर्जा बटे कुल लिए गए समय से विभाजित कर देंगे तो क्या हो जाएगी? अपने को औसत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर सवाल है गाइस, इसे छोड़ दूंगी, सवाल को बाद में कराऊंगी। ये देखिए क्रियाकलाप 10.17। अपने घर में विद्युत परिपथ में लगे विद्युत मीटर को ध्यानपूर्वक देखिए। इसके लक्षणों का बारीकों से प्रेक्षण कीजिए। प्रतिदिन प्रातः तथा सायं 6:30 बजे मीटर का पाठ्यांक नोट करें। इस क्रियाकलाप को लगभग 1 सप्ताह कीजिए। दिन के समय कितनी यूनिट व्यय होती है? रात के समय कितनी यूनिट व्यय होती है? अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए। अपने आंकड़ों से निष्कर्ष निकालिए। अपने प्रेक्षणों की तुलना विद्युत के मासिक बिल में दिए गए विवरणों से कीजिए। किन्हीं विशेष विद्युत उपकरणों द्वारा व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा का आकलन भी किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न उपकरणों से के ज्ञात वोल्टेज तथा उसके उपयोग के समयों को सारणीबद्ध कर दिया जा सकता है। कितने वोल्टेज का
वाटेज को क्या करेंगे, उसे सारणीबद्ध कर लेंगे, लिख लेंगे कि कितने कितने दिन में कितने यूनिट ऊर्जा खर्च होती है। आपने क्या सीखा गाइज? क्लास तो बड़ी हो गई है लेकिन अब कंप्लीट हो गई है। देखिए जब आप लोगों का एग्जाम हो गया, अब इतना टाइम है नहीं कि इसे कई पार्ट में बनाते रहें, इसलिए जो है तो हम सोचे आज इसे पूरा ही करा दें। किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल का परिमाण व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के परिभाषित होता है। कार्य का मात्रक जूल अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य शून्य होगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, न्यूटन मीटर है, जूल है सॉरी। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। भी वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है। वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रकृति के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्वीय स्थिति या mgh होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इसको ना ही इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसे विनाश किया जा सकता है। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, यानी ऊर्जा समान रहती है। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। तो गाइज इसके बाद ये क्वेश्चन आ गए हैं। अब आपको जो है तो क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, देखती हूँ नोट्स बनाऊंगी, अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होगा तो इससे कराऊंगी। जैसे भी जो भी कुछ समझ में ना आएगा आप लोग हमें कमेंट करिएगा। पूरा 1 घंटे की क्लास आपकी होने वाली है, 56 मिनट हो गए। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है? आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। सच में इसके एक एक लाइन एक बार सिर्फ आप इसे डिटेल से पढ़ लीजिए, स्किप ना करिए कि इतनी लंबी क्लास है, ये सोच के आप लोग स्किप कर देते हैं, इसलिए जो है तो फिर दिक्कत होती है। स्किप ना करिए, एक बार चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है तो क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। और आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन सा यूनिट, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा रिवीजन करना है, कुछ भी जो भी आपको पूछना हो आप साइंस में हमसे कहीं से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।